नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बुद्धि संप्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे। बुद्धि संप्रत्यय के अंतर्गत वीडियो जो पार्ट 1 जो था, उस वीडियो में हमने बुद्धि के परिभाषा, बुद्धि की विशेषताओं के बारे में संबंधित जानकारी इकट्ठा किए थे। और वीडियो जो है बुद्धि का संप्रत्यय का पार्ट 2 का जो वीडियो था, उसमें हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में संबंधित अध्ययन किए थे। आज हम लोग वीडियो जो होगा पार्ट 3 होगा, और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बुद्धि मापन पढ़ेंगे कि बुद्धि मापन किस प्रकार से किया जाता है और बुद्धि मापन करने का तरीका क्या होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि बुद्धि मापन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बुद्धि का मापन, यानी कि इसको बुद्धि मापन भी कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इससे संबंधित परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखेंगे इसमें थोड़ा सा जानकारी पहले ले ली जाए कि बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में कैटल नामक एक मनोवैज्ञानिक ने किया था। एक पॉइंट्स आप याद रखिएगा, जैसे कि उससे पहले आपको बताए थे कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ठीक है, तो उसी प्रकार ये बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग, ठीक है, बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में कैटल नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए कि प्रथम सफल परीक्षण अल्फ्रेड बीने ने 1905 ईस्वी में किया। देखिएगा यहाँ पे आता है कि बुद्धि मापन में एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक, बहुत विख्यात मनोवैज्ञानिक, उस विख्यात मनोवैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड बीने। ठीक है, अल्फ्रेड बीने को बुद्धि मापन का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड बीने ने ही सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में, ठीक है, सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में सफलतापूर्वक बुद्धि परीक्षण किया। और इस कारण इनको बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है, यानी बुद्धि मापन का जनक या फिर बुद्धि परीक्षण का जनक किनको माना जाता है? अल्फ्रेड बीने को माना जाता है। आगे डिटेल्स हम पढ़ेंगे किस प्रकार से इन्होंने मापन किया था। ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब देखेंगे बुद्धि मापन को हम 3 काल में बांटते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड बीने जो थे सफल परीक्षण किए थे। तो अल्फ्रेड बीने से पहले भी बुद्धि मापन होता था और अल्फ्रेड बीने के बाद भी बुद्धि मापन होता था। तो इस प्रकार से बुद्धि मापन के क्षेत्र में देखा जाए तो अल्फ्रेड बीने को आधार मानते हुए 3 काल में इसे बांटा गया है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक है अल्फ्रेड बीने, बीच वाले बीने हो जाएंगे, और यानी बीने का काल, यानी कि बीने जब तक अपना इस पर कार्य किए वह बीने का काल कहलाता है। बीने से पहले भी बुद्धि परीक्षण किए जाते थे, बुद्धि परीक्षण पर कार्य हुआ है, तो इसलिए इसको मानेंगे बीने से पूर्व का काल। ठीक है, जब बीने की मृत्यु हो जाती है 1911 में, तो उसके बाद भी बुद्धि परीक्षण होते रहा, तो उनको बोला जाता है उस काल को बीने के बाद का काल। समझेंगे एक एक करके तीनों काल के क्या क्या मतलब की महत्वपूर्ण इसमें बात निकलकर सामने आया हुआ है। ठीक है, तो बीने से पूर्व का काल देखेंगे तो बीने से पूर्व काल यानी कि 1905 से पहले, क्योंकि 1905 में ही अल्फ्रेड बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था, सफल बुद्धि परीक्षण किए थे। तो 1905 से पहले के काल को क्या बोलते हैं? बीने से पूर्व का काल कहा जाता है। इसके आधार अगर देखा जाए तो बीने से पहले जो बुद्धि मापन जो किया जाता था, किस आधार पर किया जाता था? तो शरीर रचना के आधार पर किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, बीने से पहले जब भी बुद्धि का मापन होता था तो शरीर रचना के आधार पर ही होता था। शरीर रचना का अर्थ मतलब यह है कि शरीर की बनावट को देखकर, शरीर लंबा चौड़ा है तो बुद्धि ज्यादा है, शरीर दुबला पतला है तो बुद्धि कम है। इस प्रकार के एक जो धारणा जो बनी हुई थी, ये बीने से पहले की धारणा बनी हुई थी। उस समय के मनोवैज्ञानिक जो थे इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बुद्धि का मापन करते थे, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, आगे चलकर हमें पता चलेगा, लेकिन उस समय आधार यही था, शरीर रचना के आधार पर ही था। क्योंकि बुद्धि मापन के क्षेत्र में ये प्रारंभिक काल था, क्योंकि शुरुआत दौर इसी समय से होता, तो इसीलिए हम इसको प्रारंभिक काल बोलते हैं। और इस काल को अवैज्ञानिक काल कहा जाता है। अवैज्ञानिक काल इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान नहीं मानता है कि बुद्धि जो होती है शरीर रचना के आधार पर होता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बीने से पहले का जो काल जो था अवैज्ञानिक काल था। ठीक है, अब आता है बीने का, एक हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लें। बीने का काल जो है 1905 से 1911 तक माना जाता है। सन 1905 से सन 1911 तक का जो समय जो था बीने का काल था, यानी अल्फ्रेड बीने ने और इनके एक सहयोगी थे
ठीक है। अल्फ्रेड बीने और साइमन इनके सहयोगी थे। आगे डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ये जो बीने का जो काल था 1905 से 1911 में, इसमें बुद्धि मापन का आधार क्या माना गया था? इसमें बुद्धि मापन का आधार माना गया था मानसिक आयु, ठीक है। मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण होता था अल्फ्रेड बीने के समय। ये मानसिक आयु होती क्या? अच्छा, प्रश्न आता है कि मानसिक आयु का संप्रत्यय किनके द्वारा दिया गया था? तो मानसिक आयु का संप्रत्यय अल्फ्रेड बीने के द्वारा ही दिया गया था। याद रखिएगा, मानसिक आयु किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था। चूंकि आधार आपका मानसिक आयु के आधार पर ही किया जाता है। अब देखिए मानसिक आयु होता क्या है। जैसे कि मान लीजिएगा 10 साल का बालक है, 10 साल का लड़का जो है 13 साल के बच्चों की तरह सोचता है, अर्थात 3 साल अपने उम्र से 3 साल ज्यादा के उम्र के बच्चों से संबंधित ज्ञान रखता हो, यानी कि उसकी सोच जो है अपने उम्र से ज्यादा हो। तो इस प्रकार के जो मानसिक आयु जो होती है वो होती है। या फिर ऐसे भी कह सकते 10 साल का बालक हो और उसकी सोच जो है 7 साल के बालक की तरफ है, तो ये मानसिक आयु आधार होता है। तो इसी आधार को मानकर अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि मापन, बुद्धि परीक्षण किया, ठीक है। और इसको मध्यकाल बोलेंगे क्योंकि इनके बाद भी काल हुआ है। और ये वैज्ञानिक काल था, क्योंकि वैज्ञानिक काल इसलिए माना गया है, वैज्ञानिक काल इसलिए माना है क्योंकि इसका विज्ञान, ये दोनों वैज्ञानिक काल हो जाएंगे, ठीक है। वैज्ञानिक काल अर्थ यहां पर यह है कि विज्ञान के द्वारा, अर्थात कह सकते मानसिक आयु संप्रत्यय को ध्यान में रखते हुए यहां पर बुद्धि परीक्षण किया गया। अब देखेंगे यहां पे बीने का काल, देखिएगा बीने का काल तो हो गया। बीने के बाद का काल देखेंगे तो बीने के बाद का काल होता है 1911 के बाद का काल। 1911 के बाद के काल को हम बीने का काल बोलते हैं। इसमें आधार क्या था? इसमें आधार आपका बुद्धि लब्धि था, ठीक है। इसमें मानसिक आयु को जब अल्फ्रेड बीने का मृत्यु हो जाता है 1911 में, तो इनके आगे कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं और वो अपने कार्य देखते हैं। तो इस प्रकार से आधार जो बनता है बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आता है, तो इसी में सूत्र में निकलेगा। आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद इस काल को हम आधुनिक काल बोलते हैं और इसी काल को हम वैज्ञानिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि मापन के 3 आपका कह सकते काल हुआ और एक काल का हम लोग बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा बीने से पूर्व का काल, बीने से पूर्व का काल कब क्या बोला जाता है? 1905 से पहले के काल को हम बीने से पूर्व का काल कहते हैं। इस बीने से पूर्व के काल में क्या आधार माना गया था? बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन का क्या आधार माना गया था? शरीर रचना के आधार पर, ठीक है। शरीर जिस प्रकार से है, ठीक है, जिस प्रकार का शरीर होगा, ठीक है, शरीर जैसा होगा, मोटा ज्यादा है तो बुद्धि अधिक मानी जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति में, जिस बालक का जो लंबाई चौड़ाई शरीर का ज्यादा है, मोटा है, ठीक है, तो उसकी बुद्धि ज्यादा है, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते थे। और जो दुबले पतले होते तो उसमें बुद्धिमत्ता कम होती थी। तो इस प्रकार की जो धारणा जो थी बीने से पहले के काल में माना जाता था शरीर रचना। और इससे संबंधित कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक है जैसे कि लेवेस्टर, वेवर, गिलफोर्ड, गाल्टन, गिलवर्ट और कैटल। ये जो मनोवैज्ञानिक जो है शरीर रचना के आधार पर मानते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से वैज्ञानिक का मानना है कि बुद्धि जो है शरीर रचना के अनुसार माना गया है? तो ये मनोवैज्ञानिक आपके आ जाते हैं। उसी में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं लेवेस्टर नाम के मनोवैज्ञानिक, सन 1775 ईस्वी में, ठीक है। सन 1775 ईस्वी में लेवेस्टर ने शरीर रचना की दृष्टि से सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया था। देखिएगा पूछा जा सकता है सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने शरीर रचना को आधार मानकर बुद्धि परीक्षण किए थे? तो ये लेवेस्टर नामक मनोवैज्ञानिक किए थे 1775 ईस्वी में। बाद में एक सन आता है 1885 ईस्वी। इस 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 वीडियो में। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में फ्रांसिस गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। और उसके 5 साल बाद 1890 ईस्वी में कैटल नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग किया गया। बुद्धि शब्द दिया था फ्रांसिस गाल्टन, जबकि बुद्धि मापन शब्द जो है, बुद्धि मापन शब्द दिया गया था किनके द्वारा? कैटल महोदय के द्वारा 1890 ईस्वी में। और कैटल महोदय अपनी पुस्तक, उनका पुस्तक का नाम क्या है? बुद्धि मापन एवं परीक्षण। बुद्धि मापन एवं परीक्षण में सर्वप्रथम इन्होंने बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग किया कैटल महोदय 1890 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये जो काल जो था ये बीने से पूर्व का काल था। अब हम लोग देखेंगे बीने का काल। बीने का काल में क्या क्या बातें निकल कर आया हुआ है उस चीज को हम लोग देखते हैं। बीने का काल देखते हैं। बीने का काल देखिएगा, इससे पहले हम लोग देखें कि बीने से पूर्व का काल। अब है ये बीने का काल।
बीने का काल कब से शुरू हुआ था? तो बीने का काल 1905 से 1911 तक का जो बुद्धि परीक्षण या फिर बुद्धि मापन का जो समय माना जाता है वो बीने का काल का माना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि बीने के काल में अगर कहा जाए कि बुद्धि मापन का आधार क्या रखा गया था, तो बुद्धि मापन का आधार जो था मानसिक आयु, मानसिक आयु के आधार पर ही बुद्धि मापन इसमें किया जाता था। ठीक है, और इस काल को हम वैज्ञानिक काल कहते हैं। जैसा कि हम अभी आपको बताएं, इस काल को वैज्ञानिक काल कहा जाता है क्योंकि इसमें बुद्धि का सही तरीके से परीक्षण किया गया। ठीक है, और इसमें जो आपका जो बीने जो हैं, ठीक है, अल्फ्रेड बीने जो हैं, इनके एक सहयोगी थे, एक कह सकते हैं मित्र थे, उनका नाम था साइमन। साइमन यानी कि ये भी दोनों जो मनोवैज्ञानिक है, साइमन और बीने, ये दोनों फ्रांस के फ्रांस के निवासी हैं। ठीक है, पेरिस के निवासी हैं। फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में ये दोनों प्रोफेसर थे। ठीक है, फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में दोनों क्या थे? प्रोफेसर थे और एक साथ वहां पे अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे थे। ठीक है, और हुआ था क्या कि यानी कि ये बुद्धि मापन के क्षेत्र में इन दोनों लोगों का नाम क्यों विख्यात हो गया? एक बार की घटना है, यानी कि एक स्कूल है, ठीक है, पेरिस के अंतर्गत एक स्कूल है, उस स्कूल का नियंत्रण नगर पालिका के अंतर्गत आता है। पेरिस नगर पालिका के अंतर्गत वह विद्यालय आता है। उस विद्यालय का रिजल्ट काफी निम्न रहा। उस विद्यालय का जो बच्चों का जो रिजल्ट जो था 1901 का जो रिजल्ट जो था काफी निम्न रहा, काफी चिंताजनक रिजल्ट रहा। तो इस रिजल्ट का निम्न स्तर का होना क्यों हुआ, इस कारण का पता लगाने के लिए नगर पालिका ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया किनको? अल्फ्रेड बीने को। और अल्फ्रेड बीने ने यह कह सकते इसको स्वीकार किया और करने के उपरांत बोले कि हाँ हम इसकी जांच करेंगे। तो अपने जांच के उपरांत अपने एक सहयोगी मित्र जिनका नाम है साइमन, उनको साथ में लिया और इस पर कार्य किया कि आखिर रिजल्ट 1901 में और 1902 में भी, तो 1901 का इन्होंने आधार माना, आखिर बच्चों का रिजल्ट निम्न स्तर का क्यों रहा। ठीक है, तो निम्न स्तर का रिजल्ट होने के कारण बच्चों का जो है एक तरह से कह सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, रिजल्ट में सही तरीके से नहीं हो रहा था। तो अल्फ्रेड बीने और साइमन ने कई प्रकार के यहाँ पे रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के उपरांत इनको पता लग चलता है कि बच्चों का निम्न रिजल्ट का कारण उनकी बुद्धि है। ठीक है, बच्चों का निम्न रिजल्ट का कारण उनकी बुद्धि है, न कि शिक्षण कार्य है। अर्थात वहां पर जो उस विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाया गया है उसमें किसी प्रकार के कमी नहीं था। निम्न स्तर का होना है, रिजल्ट का निम्न स्तर का होना किसके कारण हुआ है? इस बुद्धि के कारण हुआ है। तो यहीं से बुद्धि मापन का उन्होंने कार्य शुरू किया और उपरांत इन्होंने क्या प्राप्त किया कि बुद्धि मापन के आधार पर 3 तरह के इन्होंने बुद्धि का मापन किया है। एक उच्च स्तर, दूसरा सामान्य स्तर और तीसरा मंद स्तर। इस मंद स्तर को हम निम्न स्तर भी बोलते हैं, इसको निम्न स्तर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 स्तर इन्होंने तैयार किया, बुद्धि के 3 स्तर, उच्च स्तर, सामान्य स्तर और मंद स्तर। सामान्य से उच्च और सामान्य से निम्न क्या है आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने एक परीक्षण तैयार किया जिसे हम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। 1905 ईस्वी में तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसमें एक जानकारी आप याद रखिए कि ये उच्च, सामान्य और मंद होता क्या। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न पत्र तैयार हुआ, अपने परीक्षण के माध्यम से इन्होंने एक प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। डिटेल्स बताते हैं कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था, पहले समझ। मान लीजिए ये कक्षा 6 है, कक्षा 6 के प्रश्न पत्र तैयार किया गया। प्रश्न मान लीजिए 5 प्रश्न है, कक्षा 6 के बच्चों के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया। कैसे मतलब हमको पता चलेगा कि बच्चे सामान्य हैं, बच्चे निम्न हैं या बच्चे उच्च हैं। तो देखिएगा यहाँ पे वैसे बच्चे, जैसे मान लीजिए कक्षा 6 के बच्चे हैं। ठीक है, कक्षा 6 के बच्चे करीब 10 से 11 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो कक्षा 6 के जो बच्चे जो हैं उनसे यह प्रश्न दिया गया, तो कक्षा 6 के बच्चे ने इस प्रश्न को हल कर दिया। ठीक है, कक्षा 6 के बच्चा है तो कक्षा 6 के प्रश्न को हल कर दिया। ठीक है, उससे 7 का प्रश्न पूछा गया, नहीं जवाब दिया। ठीक है, उससे यदि कक्षा 5 का प्रश्न पूछा गया तो जवाब दिया, यानी कि अपने कक्षा का जवाब दे रहा है और अपने से नीचे का भी जवाब दे रहा है, लेकिन अपने कक्षा से ऊपर का जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को हम
सामान्य बच्चा मानते हैं, सामान्य स्तर को माना जाता है, यानी कि उसकी मानसिक आयु कैसी होगी, यानी कि मानसिक बुद्धिमापन किस प्रकार से होगा, सामान्य होगा। ठीक है, और इसी में एक प्रश्न पत्र मान लीजिए तैयार किया गया है कक्षा 7 से, कक्षा 7 का प्रश्न पत्र, और इधर एक तैयार किया गया है मान लीजिएगा कक्षा 5। ठीक, जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं 6 का जवाब दिए, इससे नीचे का भी जवाब दे देते हैं, लेकिन कक्षा 6 यानी कि कह सकते हैं क्लास 6 के आगे का जवाब नहीं दे रहे हैं तो सामान्य माने जाएंगे। ठीक है, अब एक बच्चा ऐसा है, ठीक है, जो अपने कक्षा का जवाब नहीं दे रहा है, साथ ही साथ उससे नीचे का भी जवाब नहीं दे रहा है, यानी कक्षा 6 के प्रश्नों को भी हल नहीं कर पा रहा है, 6 में पढ़ता है, 6 का भी नहीं हल कर रहा है, तो उससे पीछे का भी नहीं हल कर रहा है, कक्षा 5 का भी नहीं हल कर पा रहा है, कक्षा 4 का भी नहीं हल कर पा रहा है, अर्थात वो कैसा बालक है, वह बालक मंद स्तर का है, वह बालक जो है निम्न स्तर का है, उसको बोलेंगे निम्न स्तर का। ठीक है, और एक बालक ऐसे हैं मान लीजिए कक्षा 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ता है तो स्वाभाविक है कि अपने कक्षा का प्रश्न का जवाब दे देगा, यदि उससे कक्षा 7 का भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका भी वह जवाब दे रहा है, यानी कि अपने कक्षा के स्तर से आगे का स्तर का भी अगर जवाब दे रहा है तो वैसे बालक को हम क्या मानेंगे, उच्च बालक मानेंगे। यही 3 आधार था। ठीक है, अपने कक्षा का जवाब दे और अपने से नीचे का भी कक्षा का अगर प्रश्नों का जवाब दे रहा है तो उसको बोला जाएगा सामान्य बालक। अपने कक्षा का जवाब देने के साथ साथ अपने कक्षा से ऊपर के भी कक्षाओं के सही जवाब दे रहा है प्रश्नों का तो उसको माना जाता है उच्च बालक। अपने कक्षा का जवाब नहीं दे रहा है, साथ ही साथ पिछली कक्षाओं के प्रश्नों को भी वह हल नहीं कर पा रहा है तो उसको माना जाता है निम्न बालक, मंद बालक माना जाता है। यही बुद्धि मापन का आधार अल्फ्रेड बीने के द्वारा रखा गया था। ठीक है, प्रश्न पत्र कैसे तैयार किए गए तो देखिएगा, प्रश्न याद रखिएगा, 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों का बुद्धि मापन किया गया, यानी कि अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि साइमन परीक्षण के अंतर्गत, कहा जाए बीने साइमन परीक्षण के अंतर्गत कितने से कितने वर्ष तक की उम्र के बच्चों को रखे थे, 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों का इन्होंने बुद्धि मापन किया और प्रत्येक बालक के लिए 5 प्रश्न निर्धारित किए। प्रत्येक बालक के लिए कितने प्रश्न, 5 प्रश्न निर्धारित किए और इस प्रकार कुल 30 प्रश्न का इन्होंने निर्धारण किया था। इतना पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, और भी इसमें है कि 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 प्रश्न थे, जो 4 वर्ष के बालक जो थे उनके लिए 4 प्रश्न थे तथा 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है, किसी प्रकार का प्रश्न 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए नहीं था। ठीक है, बाद में इस परीक्षण को अगर कहा जाए, जब ये परीक्षण तैयार किए गए थे, इन परीक्षण का नाम क्या रखा गया, तो नाम रखा गया बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब देखिएगा, बीने और साइमन दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग, अभी आपको बताएं अल्फ्रेड बीने और ये साइमन 2 प्रोफेसर थे, यानी कहाँ के, पेरिस विश्वविद्यालय में ये दोनों प्रोफेसर का कार्य कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर बुद्धि परीक्षण का कार्य किया और ये 1905 में इन्होंने अपना बुद्धि परीक्षण तैयार करते हैं। ठीक है, 1905 में बुद्धि परीक्षण तैयार करते हैं, कहां पर, तो पेरिस की स्कूल में। ठीक है, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट निम्न था, उस स्कूल के रिजल्ट निम्न होने के कारण इन्होंने बुद्धि परीक्षण कार्य किया, क्योंकि इनको कार्य सौंपा गया था और पेरिस के स्कूल में किए, छोटे छोटे बच्चों पे किए थे। कहां के बच्चों के, फ्रांस के बच्चों पर किए थे। तो फ्रांस में कौन सी भाषा चलती है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा चलती है, तो फ्रेंच भाषा में, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को, फ्रांस के छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया। और ये देखिएगा व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। देखिए, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक परीक्षण होता है और एक होता है अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक का मतलब होता है कि जिसमें प्रश्न के माध्यम से बुद्धि परीक्षण किए, शब्द के माध्यम से बुद्धि परीक्षण किया जाता है, अर्थात कह सकते पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए जो परीक्षण तैयार किया जाता है वह शाब्दिक परीक्षण किया जाता है। और अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है, कोई कार्य करवाकर, कोई प्रतीक के माध्यम से या फिर कोई चित्र के माध्यम से जब बुद्धि परीक्षण करा जाता है तो उसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, कह सकते हैं कि अनपढ़ लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए तैयार किया जाता है। इसमें भी 2 तरह का, एक होता है व्यक्तिगत होता है, एक होता है सामूहिक। व्यक्तिगत मतलब होता है एकक बालक का या फिर एकक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण, और सामूहिक का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक लोगों का एक साथ बुद्धि परीक्षण। आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे।
गए। ठीक है, तो ये जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो था वह व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, याद रखिए कैसा था, तो शाब्दिक परीक्षण था, वो भी व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था। एक बच्चे का यह परीक्षण लिया गया और परीक्षण लेने के उपरांत किसकी जांच की गई, बालक के मानसिक आयु का जांच किया गया। बालक का मानसिक आयु कैसा है, मानसिक आयु का मतलब कि मस्तिष्क की योग्यताओं के समूहों को, विभिन्न प्रकार के जो योग्यता क्षमता जो है मस्तिष्क के अंतर्गत क्षमता है, कक्षा 6 के बालक कक्षा 6 के 7 का भी हल करता है, अर्थात उसकी मानसिक योग्यता का निर्धारण हो गया। कक्षा 6 का बालक सिर्फ कक्षा 6 का ही और अपने नीचे का निर्धारण करता है, तो ये मानसिक। कोई बालक ऐसा है कि जो कक्षा 6 में पढ़ता है, 6 का भी नहीं हल कर रहा है, 5 का भी नहीं हल कर पा रहा है, 4 का भी नहीं हल कर पा रहा है, तो ये मानसिक योग्यताएं होती हैं। तो इस मानसिक योग्यता का इन्होंने बात बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं, मानसिक योग्यता संप्रत्यय बताते हैं सन 1908 ईस्वी में। याद रखिएगा, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अल्फ्रेड बीने ने 1908 ईस्वी में किया था, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, और बाद में अल्फ्रेड बीने ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रथम संशोधन हुआ और द्वितीय संशोधन हुआ। प्रथम संशोधन कब हुआ था, प्रथम संशोधन सन 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन 1908 ईस्वी में यह हुआ था और यह 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए किया गया था। 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया था और इस प्रश्नों की संख्या 59 रखी गई। ठीक है, आप संशोधन याद रखिएगा और बच्चों का उम्र याद रखिएगा। ये पूछता है कि प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1908 में, और कितने से कितने वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए। द्वितीय संशोधन जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था और ये 3 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए हुआ था। इसमें प्रश्नों की संख्या 54 रखी गई। ठीक है, तो प्रथम संशोधन 1908, द्वितीय संशोधन 1911 में हुआ। इस प्रकार से इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया, बीने साइमन दोनों मिलकर बुद्धि परीक्षण करते हैं और यही परीक्षण यानी कि बुद्धि का बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षण को बुद्धि मापन का आधार माना जाता है। यानी आगे अब जो भी परीक्षण होंगे बुद्धि के क्षेत्र में, इन्हीं को आधार मानते हुए किया गया था, क्योंकि यह वैज्ञानिकता पर आधारित था। वैज्ञानिकता का अर्थ है कि यहाँ पे बालक का मानसिक आयु को आधार माना गया। इससे पहले क्या था, यानी कि बीने से पहले का जो समय जो था उसका आधार क्या था, शारीरिक स्तर पर था, यानी कि शरीर रचना के आधार पर था। शरीर मोटा ताजा है, मोटा बहुत है, तो उसमें बुद्धि की क्षमता अधिक है, और जो दुबले पतले हो उसमें बुद्धि कम थी, वो अवैज्ञानिकता पर आधारित थे। लेकिन जबकि ये क्या है, विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, वैज्ञानिकता पर आधारित है, परंतु ये कुछ कमी के कारण इसको मान्य नहीं किया गया। चूंकि आधार है, आगे जो भी बुद्धि परीक्षण होगा इन्हीं के बुद्धि परीक्षण के आधार मानते हुए ही किया गया है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम कह सकते हैं सफल प्रयास किया। आता भी है कि बुद्धि परीक्षण का या बुद्धि मापन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो अल्फ्रेड बीने को माना जाता है। ठीक है, तो कुछ कमी के कारण इनके सिद्धांत को मान्य नहीं किया गया था। कह सकते हैं कि इसमें कुछ संशोधन करके आगे आया और इसमें और भी प्रकार के तथ्यों को जोड़ा गया, आगे चलकर टर्मन इसमें संशोधन करते। तो इस प्रकार इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये बीने का काल का ये समय था। आगे इसमें अब आएगा 1911 का बाद का काल, देखेंगे उसमें क्या क्या निकलकर सामने आता है। बीने का बाद का काल देखते हैं। बीने के बाद का काल यानी कि बीने के बाद काल कब से था, 1911 के बाद के काल को बीने के बाद का काल कहा जाता है। इस बीने के बाद के काल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाए, क्योंकि बुद्धि मापन के क्षेत्र में ये आधुनिक काल था। ठीक है, तो ये आधुनिक था। इसका आधार क्या था, अर्थात कह सकते 1911 के बाद जो भी बुद्धि मापन हुआ उसका आधार रखा गया बुद्धि लब्धि। आगे पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि इसका आधार रखा गया था। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग यदि सर्वप्रथम किया तो बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम स्टर ने किया। इससे पहले आपको बताया था कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 ईस्वी में। जबकि बुद्धि मापन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो कैटल महोदय के द्वारा 1890 ईस्वी में किया गया था। जबकि बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने, ठीक है, 1912 ईस्वी में किया और एक सूत्र इन्होंने दिया। ठीक है, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग विलियम स्टर्न 1912 में करते हैं और एक सूत्र का इन्होंने प्रतिपादन करते हैं, यानी कि बताते हैं कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। देखिएगा, अभी आपको पता होगा कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 होता है, लेकिन उससे पहले का हम कहानी जानते हैं क्या है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र आया था तो उसमें मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 अभी नहीं आया था 1912 तक। ठीक है, तो विलियम स्टर्न के द्वारा जो सूत्र जो दिया गया था वो सिर्फ बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु तक ही था। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं IQ बराबर MA
एम ए बट्टा सी ए, ठीक है, एम ए बट्टा सी ए। अब इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, एम ए का फुल फॉर्म क्या होता है और सी ए का फुल फॉर्म क्या होता है। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी कि बुद्धि लब्धि। इसमें एम ए क्या है, एम ए का फुल फॉर्म जो होता है मेंटल एज होता है, ठीक है, एम ए मतलब मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, जबकि सी ए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को हम वास्तविक आयु के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दिया था, अगर पूछा जाए डायरेक्टली प्रश्न दिया है, पूछ रहा है उसमें बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा स्टर्न महोदय के द्वारा, ठीक है, कब दिया गया था, सन 1912 ईस्वी में दिया गया था। इसी में जब कुछ वर्ष आगे बढ़ता है तो आगे यानी कि 1912, उसके बाद 13, 14, 15 इस तरह से हुआ, तो सन 1916 ईस्वी में, ठीक है, सन 1916 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है टर्मन। काफी विख्यात मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि आपका विनय विख्यात था उसी तरह से ये भी विख्यात हुए, ठीक है। तो टर्मन नाम के एक मनोवैज्ञानिक आते हैं और परीक्षण करते हैं। परीक्षण किसका करते हैं, जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो किया गया था बिने महोदय के द्वारा 1905 ईस्वी में, उसी में संशोधन किया गया, किनके द्वारा, टर्मन के द्वारा, ठीक है। कब किए थे, तो 1916 में। नाम क्या रखें, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। अब इसके बारे में समझिए क्या है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन महोदय ने, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, क्योंकि अमेरिका में स्टैनफोर्ड नाम का एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, ठीक है, मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। और उन्होंने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का अवलोकन किया, अध्ययन किया और उसमें कुछ संशोधन किए। संशोधन कब करते हैं, सन 1916 ईस्वी में। इससे पहले बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किसने किया था, खुद बिने ही किए थे। कब, देखिए 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आता है, 1908 में प्रथम संशोधन होता है और 1911 में द्वितीय संशोधन होता है। ये दोनों संशोधन स्वयं बिने ही करते हैं, लेकिन बाद में 1916 ईस्वी में टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया। संशोधन करने के बाद उसमें किए थे क्या, कुछ बच्चों का मानसिक आयु यानी कह सकते हैं कि बुद्धि मापन करते हैं, 2 से 14 वर्ष तक के बालकों, अमेरिकी बालकों पर करते हैं, यानी कि अमेरिकी बालक याद रखिएगा। जबकि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कैसे बालकों का था, कौन से देश के बालकों का था, फ्रांस के देश के बालकों का था। जबकि ये क्या है, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण अमेरिका के बालकों, क्योंकि अमेरिका में हुआ था तो अमेरिकी बालकों पर किया गया था। ये भी आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था, जिस प्रकार से आपका बिने साइमन परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था, ठीक उसी प्रकार से ये भी जो था स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था। एकक बालक का लिया गया शब्दों के माध्यम से, यानी कि स्कूल में जब बालक पढ़ रहा है तो पढ़े लिखे ही होंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण हुआ और प्रश्नों की कुल संख्या 90 प्रश्न रखी गई, ठीक है। कुल कितने प्रश्न रखे गए, 90 प्रश्न रखे। इस प्रकार से बुद्धि का परीक्षण किया गया और ये टर्मन महोदय करते हैं। कब करते हैं, 1916 में। अपने नाम पर इसका नाम नहीं रखते, नाम रख देते हैं वह विश्वविद्यालय के नाम, यानी कि स्टैनफोर्ड जहां पे ये किए थे, और साथ में बिने का नाम इन्होंने नहीं छोड़ा, बिने का नाम भी जोड़ दिया, तो रखा गया इसका पूरा नाम स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण सन 1916 ईस्वी में। परीक्षण करने के उपरांत इन्होंने भी एक सूत्र का प्रतिपादन किया, वही जो बुद्धि लब्धि सूत्र जो स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, उसी में कुछ संशोधन करते हैं। पूछा जा सकता है स्टर्न के दिए हुए बुद्धि लब्धि सूत्र में संशोधन किसने किया, तो टर्मन करते हैं। टर्मन संशोधन करने के पश्चात क्या करते हैं कि बुद्धि लब्धि सूत्र का आंकिक निरूपण करते हैं, अर्थात उसमें संशोधन करते हैं। आंकिक निरूपण का मतलब अंक में इसको प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से देखेंगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 यानी कि इंटू 100, यानी कि इसमें गुना 100 इंटू 100 करने वाले कौन थे, ये आपका टर्मन महोदय के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका सूत्र निकल कर आ जाएगा, आपको याद भी होता है, IQ बराबर होता है MA बटा CA गुना 100, और इसी सूत्र के माध्यम से हम संबंधित प्रश्नों को हल भी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धि लब्धि, देखिएगा प्रश्न अगर ऐसे आ जाए कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जनक किसे माना जाता है,
यहाँ पे था बुद्धि लब्धि की अवधारणा स्टर्न महोदय। अब यहाँ पे बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जनक किनको माना जाता है? टर्मन को माना जाता है। टर्मन को इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने सूत्र के माध्यम से जो भी इसका प्रतिफल रिजल्ट निकल कर आएगा, उस रिजल्ट के माध्यम से बुद्धि लब्धि की इन्होंने तालिका बनाई। कौन से बालक कह सकते, किस प्रकार के बालक है, श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, प्रतिभाशाली है, मंद है, सामान्य है, इस प्रकार की इन्होंने तालिका में वर्णन करते हैं। और तालिका वर्णन करने के पश्चात इनका जो तालिका है यानी टर्मन का जो तालिका जो है काफी सर्वमान रहा। और यह तालिका सन 1916 ईस्वी में इन्होंने दिया, जो कि काफी सर्वमान, सभी मनोवैज्ञानिक ने इनको तालिका को मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जनक किन्हें माना जाता है? टर्मन महोदय को माना जाता है। ठीक है, अब इस पर हम देखेंगे दो प्रश्न, आईक्यू पर कैसे निकालते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है, बुद्धि लब्धि जो है, इससे संबंधित प्रश्न निकल कर आते हैं, कैसे बना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न आप देख सकते हैं। इन दो प्रश्नों को हम हल करेंगे किस प्रकार से निकलता है। पहला प्रश्न है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न पहले देखिएगा, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप भी बना सकते हैं, बनाइए। यहां पर हम बनाते हैं। प्रश्न है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु को हम क्या लिखते हैं? एम ए लिखते हैं। एम ए बराबर 12 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, यानी कि उसका जो सी ए जो है वह 10 वर्ष है। तो पूछ रहा है इसका आईक्यू क्या होगी? आईक्यू बराबर वाट? आपको सूत्र पता होगा, आईक्यू बराबर क्या होता है? एम ए बटा सी ए गुना 100। इस सूत्र का प्रतिपादन करके, इस सूत्र का हम लोग का कह सकते हैं कि प्रयोग करके इसका हल कर लेते हैं। आईक्यू निकालना, आईक्यू बराबर एम ए कितना है? 12 बटा नीचे हो जाएगा सी ए 100 गुना 100, क्योंकि गुना 100 टर्मन लगाए थे। अब इसमें क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 120, यानी कि 120 उस बालक का जो कह सकते हैं बुद्धि लब्धि जो होगा वह कितना होगा? 120 होगा। और 120 वाले आईक्यू वाले बालक को क्या माना जाता है? अति श्रेष्ठ बालक माना जाता है। आगे हम डिटेल्स इसका देखते हैं, ठीक है, इसका हम तालिका भी देखेंगे। पहले दो हल कर लेते हैं प्रश्नों को। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 120। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि 20 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में 120 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? देखिएगा, 20 वर्षीय बच्चा, 20 वर्ष का बालक है, बुद्धि परीक्षण में 120 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु ज्ञात करें। आसानी से बन जाएगा। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। 20 वर्षीय बच्चा है, यानी कि कह सकते हैं इसका सीए जो दिया हुआ है कितना वर्ष दिया है? 20 वर्ष, यानी कि वास्तविक आयु इसका 20 वर्ष दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षण में 120 अंक प्राप्त करता है, अर्थात उसके आईक्यू जो है वह 120 है, ठीक है। उसकी मानसिक आयु ज्ञात करें, अर्थात कह सकते हैं उसका एमए ज्ञात करना है। एमए बराबर वाट? सूत्र के माध्यम से जैसा है उस तरह से हम लिख लेंगे। सूत्र आपको पता होगा, आईक्यू बराबर क्या होता है? एमए बटे सीए गुना 100, ठीक है। तो जो जहां दिया है वहां पर रख दीजिए। आईक्यू कितना दिया हुआ? आईक्यू 120 दिया है। 120 बराबर एमए पूछ रहा है तो एमए का एमए रखिए यहीं पे, या एक्स भी आप मान सकते हैं। सीए कितना दिया हुआ? सीए 20 दिया है तो 20 इंटू 100 यानी कि 100। कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं कितना मान निकल कर आता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से ये 5 बार में, 2 5 10, और ये 5 से कितना बार में? 24 बार में, अर्थात कह सकते प्रश्न का जो एमए जो होगा वह 24 वर्ष, अर्थात उस बच्चे का मानसिक आयु कितना होगा? उस बच्चे का मानसिक आयु 24 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से तरह तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ इसी सूत्र का पालन करके हम संबंधित प्रश्न का हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोग देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे आईक्यू के माध्यम से जो टर्मन महोदय के द्वारा जो तालिका तैयार किया गया, उस तालिका के अंतर्गत क्या आता है? बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण देखेंगे। इसमें बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसके अनुसार? तो टर्मन के अनुसार। सन 1916 ईस्वी में जो टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया गया था वो सर्वमान है, सभी मनोवैज्ञानिक इनको मानते हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार हम देखेंगे, एक तरफ यहाँ पर बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू देख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ जो है आपका बुद्धि के प्रकार, किस प्रकार के बुद्धि होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि मानसिक आयु
बटा वास्तविक आयु गुना 100 से हमें जो आंकिक मान प्राप्त होता है उसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार के उसमें बुद्धि है बालक में, प्रश्न पूछा भी जाता है। अर्थात प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट आप आईक्यू निकालिए, तो फिर ऐसे कभी प्रश्न पूछा जाता है आईक्यू निकालने के बाद वह बालक में किस प्रकार का बुद्धि होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, ठीक है, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से किसको क्या कहा जाता है। ठीक, इसमें सबसे पहले एक आपको याद रखना होगा बीच वाला, यानी कि औसत जिसको बोलते सामान्य, आपको पढ़ाए भी थे। एक होता है आपका सामान्य बुद्धि, ठीक है, और सामान्य से निम्न एक पढ़ाए थे आपको मानसिक आयु के अंतर्गत। एक आपका होता है उच्च, ठीक है। तो इस तीन प्रकार के होते हैं, एक सामान्य, सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 से 109 का जो आईक्यू जिसका होता है, ठीक है, 90 से 109 के बीच वाले आईक्यू को हम बोलते हैं औसत या फिर सामान्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी सबका ले सकते हैं। 90 से 110 जो आईक्यू होता है उसको सामान्य बालक या फिर सामान्य बुद्धि वाले बालक या फिर औसत बालक, इसको इंग्लिश में नॉर्मल या फिर एवरेज कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि जिसकी आईक्यू 90 से 110 आती है, कहीं कहीं 110 भी लिखा रहता है, 90 से 110 है, तो वह किस प्रकार का बालक है, तो वह आपका बालक जो है सामान्य बालक है या फिर उसको औसत बालक बोलते हैं। अब आईक्यू 110 से ऊपर जाए और 90 से नीचे जाए, उसका भी मतलब होता है, उसका भी हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो 90 से ऊपर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 140 से ऊपर, ठीक है, यानी कि आईक्यू यदि 140 या 140 से ऊपर आता है तो वह प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाती है, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, उसको जीनियस कहा जाता है, ठीक है। 140 से 140 से ऊपर। अब है यहाँ पे 130 से 139 तक, 130 से 139 तक आईक्यू प्राप्त करने वाले बालक को प्रखर बालक या फिर अति श्रेष्ठ बालक, जिसको इंग्लिश में वेरी सुपीरियर बालक कहा जाता है। आईक्यू 120 से 129 जब रहेगा, 120 से 129 के तहत, तो उसको कहा जाता है तीव्र या फिर श्रेष्ठ बालक, जिसको सुपीरियर बोलते हैं। देखिए सुपीरियर, उसके बाद वेरी सुपीरियर, जीनियस, इस तरह से याद रखिएगा। 110 से 119 के आईक्यू वाले बालक को औसत से अधिक, क्योंकि यहाँ पे औसत आएगा, ऊपर जाएगा औसत से अधिक, उसके बाद श्रेष्ठ, उसके बाद अति श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो 110 से 119 तक के आईक्यू वाले को हम बोलते हैं औसत से अधिक, एभव एवरेज, ठीक है। ये तो बताइए दिए 90 से 109 या फिर 90 से 110 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, क्योंकि 9 इसमें आ गया तो 10 आगे यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो 90 से 109 तक के आईक्यू वाले बालक को सामान्य बालक या फिर औसत बालक इसको कहा जाता है, जिसको नॉर्मल या फिर एवरेज बालक बोलते हैं, ठीक है। अब रहा 90 से नीचे वाले को क्या क्या बोलते हैं, तो देखिएगा 80 से लेकर 89 तक के बीच या फिर 80 से 89 जिसका आईक्यू आता है उसको बोलते हैं सीमावर्ती और अल्प, या फिर इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन एंड डल, डल बुद्धि बोला जाता है, या इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, पिछड़ी बुद्धि भी कहते हैं, पिछड़ा बालक बोलते हैं, पिछड़ी बुद्धि किसको बोलेंगे, जिसका आईक्यू 80 से 89 तक ले आता है, ठीक है। 70 से 79 तक, ठीक है, 70 से 79 तक जो आईक्यू होता है उसको बोलते हैं औसत से कम, बिलो एवरेज, इसको आप याद रखिएगा मंद बुद्धि, ठीक है। ये मंद बुद्धि हमेशा देता है उसमें कि जिसका आईक्यू 70 से, ठीक है, 70 से 79 तक आईक्यू है तो उसको किस बुद्धि के नाम से जाना जाता है, मंद बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका 50 से 69 तक, जिसका आईक्यू 50 से 69 तक के बीच आता है या 50 से 69 तक आता है तो उसको हम बोलते हैं मूर्ख, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे फीबल आप याद रखिएगा, फीबल माइंडेड या फिर मोरन्स कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के आईक्यू से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब आगे 25 से 49 तक, 25 से 49 तक जिसका आईक्यू है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलेंगे हम महामूर्ख। देखिए मूर्ख, ये था आपका मूर्ख, मूर्ख के बाद महामूर्ख बुद्धि, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इम्बेलिसेबल भी कहते हैं। आगे 25 से कम, 25 से कम वाले बुद्धि को क्या बोलते हैं, जिसका आईक्यू जो है 25 से कम होता है उसको जड़ बुद्धि, इडियट्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि उसका बुद्धि कैसा है, बुद्धि का वर्गीकरण 25 से कम वाले आईक्यू को जड़ बुद्धि या फिर इसको इडियट्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिएगा किसी बालक का मानसिक आयु
और वास्तविक आयु बराबर है तो वह कैसा बालक होगा। अर्थात कह सकते इस प्रकार से, मान लीजिए किसी बालक का मानसिक आयु 10 साल है, ठीक है, वास्तविक आयु भी उसका 10 साल है, तो वह किस प्रकार से बालक होगा। गुना 100 करेंगे, यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा वह 100 आएगा। तो आप बताइए 100 जिसका आईक्यू होगा, यानी आईक्यू अधिक 100 आता है, तो किस प्रकार का बालक जाएगा। तो देखिएगा 90 से 110 यानी कि 100 इसके बीच में आएगा, हमेशा वह सामान्य होगा। सामान्य होने की परिस्थिति क्या होती है, हालांकि 90 से 110 के बीच जो भी मान के अंतर्गत आएगा तो आपका सामान्य बालक ही कहते हैं, लेकिन दोनों बराबर हो, मानसिक आयु भी वही हो, वास्तविक आयु भी वही हो, तो वह कौन सा बालक कहलाएगा, वह सामान्य बालक। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, यहाँ पर 10-10 लिए थे। मान लीजिए हम लेते हैं एक बालक की मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है और वास्तविक आयु भी 8 वर्ष है, ठीक है। मानसिक आयु 8 वर्ष, वास्तविक आयु 8 वर्ष, गुना 100 करिएगा, 8 से 8 कट जाएगा, आईक्यू कितना आएगा, आईक्यू 100 ही आएगा, अर्थात वह बालक सामान्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, जो उदाहरण के माध्यम से अभी आपको हम बताए भी थे, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे बुद्धि परीक्षण में कुछ और परीक्षण किया गया है कि जो संबंधित, उससे सिर्फ आपको पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी पूछे जाते हैं, तो देखने का प्रयास करते हैं वो क्या है। वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण देखेंगे। वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण यानी कि यह भी एक बुद्धि परीक्षण का ही प्रकार है। यहाँ पे कुछ बुद्धि परीक्षण का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। ये वेसलर नामक एक मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के, तो अमेरिका के। अमेरिका के मनोचिकित्सक हैं, ठीक है, मानसिक चिकित्सक हैं। उनके द्वारा एक परीक्षण किया गया, नाम रखा गया वेसलर। चूंकि यहाँ पे वैल्यूब क्या है, तो वैल्यूब जहाँ पर ये अपना चिकित्सालय खोल रखे थे, उस चिकित्सालय का नाम ही आपका वैल्यूब था, तो इसीलिए वेसलर वैल्यूब बुद्धि परीक्षण, क्योंकि अपने चिकित्सालय में ही इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। कब किए थे, सन 1944 ईस्वी में 10 से 60 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए किए, या फिर कह सकते 10 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए किए थे। बाद में वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण में वेसलर ने कुछ संशोधन किया। कब किए थे, 1955 में संशोधन करते हैं। संशोधन क्या करते हैं कि 16 से 64 वर्ष अब ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा वयस्क अब आ जाएंगे करीब करीब, इसमें बच्चे भी थे। 16 से 64 वर्ष तक की आयु के बुद्धि बालकों के या फिर व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया गया था सन 1955 ईस्वी में, ठीक है। और यह कैसा था, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण था। देखिएगा व्यक्तिगत का मतलब होता है एकक व्यक्ति का, एकक बालक का कर कर। अशाब्दिक का मतलब होता है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों का नहीं, जो अनपढ़ व्यक्ति उनके लिए था। अर्थात कह सकते इसमें शब्द नहीं था, कोई प्रतीक के माध्यम से, कोई चित्र के माध्यम से, चित्रात्मक था। इस प्रकार से परीक्षण किया गया, तो इसीलिए इसको व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। आगे है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, और एक यहाँ पे आएगा आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पे समझिएगा आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है दोनों में। तो दोनों अमेरिका में ही हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में सैनिकों एवं उच्च कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था। अर्थात जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो उनको सैनिकों की आवश्यकता थी, तत्काल सैनिकों की आवश्यकता थी। तो किस प्रकार, कोई तो आधार होना चाहिए सैनिकों को भर्ती के लिए। तो बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शाब्दिक और अशाब्दिक पढ़े लिखों का भी चुनाव किया गया, और जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ जो थे, सिर्फ उनका बुद्धि परीक्षण कर ही सैनिकों में भर्ती कर लिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा किया गया, आर्मी लोगों के द्वारा, पढ़े लिखो लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे उच्च कर्मचारी पदाधिकारी के लिए चाहिए था। तो पढ़े लिखो होना स्वाभाविक है। तो ये सामूहिक रूप से किया गया था, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। सामूहिक मतलब कि बहुत सारे लोगों का परीक्षण किया गया था एक साथ, साथ ही साथ ये पढ़े लिखे के लिए था, तो इसलिए शाब्दिक हो गया परीक्षण। आप इसमें याद रखिएगा आर्मी अल्फा कैसा था, तो आर्मी अल्फा शाब्दिक परीक्षण है, वो भी सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, ठीक है, अमेरिका में हुआ था।
आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, ये भी वही चीज है। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए किया गया था, और यह भी आपका सामूहिक, लेकिन यह अशाब्दिक था, ठीक है, अशाब्दिक था। जबकि आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण शाब्दिक था, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक था। अर्थात कह सकते हैं इसमें जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अर्थात कह सकते जो अनपढ़ व्यक्ति जो थे, सिर्फ उनकी मानसिक क्षमता को देखकर ही बुद्धि परीक्षण के माध्यम से चुनाव कर लिया गया था, ठीक है। तो अशाब्दिक ये परीक्षण था। आगे अब देखेंगे भारत में किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा बीने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है। तो बीने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, इसका कह सकते हैं कि सीएच राइस के द्वारा लाया गया। सीएच राइस के द्वारा इस बुद्धि परीक्षण किया गया था। कब? सन 1922 ईस्वी में लाहौर विश्वविद्यालय में परीक्षण किया। याद रखिएगा, बीने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, यानी कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो 1905 में किया गया था, उन्हीं के परीक्षणों को आधार मानते हुए सीएच राइस ने सन 1922 ईस्वी में लाहौर विश्वविद्यालय, ठीक है, लाहौर विश्वविद्यालय में परीक्षण किया। उस समय लाहौर विश्वविद्यालय भारत के अंतर्गत आता था, अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में लाहौर विश्वविद्यालय में परीक्षण करते हैं सीएच राइस के द्वारा। और यह किस प्रकार का परीक्षण था? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। चूंकि विश्वविद्यालय है, वहां पे पढ़े लिखे छात्र होंगे, व्यक्तिगत मतलब एकक व्यक्ति का अलग अलग लिया गया था। शाब्दिक परीक्षण था। शाब्दिक परीक्षण का अर्थ यहाँ पे पढ़े लिखे लिखता शब्द का या फिर प्रश्न के माध्यम से परीक्षण किया गया था। और यह जो परीक्षण किया गया था 5 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया था। यह 5 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया था। और यह भारत का प्रथम, देखिए याद रखिएगा, भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण यही था। पूछा जा सकता है भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब और किसने किया? तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण सन 1922 ईस्वी में सीएच राइस के द्वारा किया गया था। और प्रथम बुद्धि परीक्षण कैसा था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, वो भी व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। 1922 में किया गया था सीएच राइस के द्वारा लाहौर विश्वविद्यालय में। आगे आता है भाटिया बैटरी परीक्षण। याद रखिएगा, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, इसको क्रियात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण चंद्रमोहन भाटिया यानी कि सीएम भाटिया के द्वारा, याद रखिएगा सीएम का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा सन 1963 ईस्वी में, ठीक है, इलाहाबाद में परीक्षण किया गया। और यह व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। यह व्यक्तिगत शाब्दिक था बीने हिंदुस्तानी, जबकि भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यानी कि यहाँ पर अर्थ यह है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अनपढ़ जो लोग थे, उनके लिए यह परीक्षण तैयार किया गया था। और यह भारत का प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जा सकता है, ठीक है। इससे पहले 1963 से पहले यहाँ पे पहले देखेंगे 22 के बाद भी परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन अशाब्दिक के क्षेत्र में अगर देखा जाए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मनोवैज्ञानिक है, भारतीय मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था, जैसे कि पंडित लज्जा शंकर झा, डॉक्टर सोहन लाल भाटिया, जलोटा, ठीक है, आदि लोगों के द्वारा बुद्धि परीक्षण तैयार भी किया गया था। आप यहाँ पे याद रखिए, भारत का प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हुआ था 1922 में, और भारत में प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। नाम क्या था? भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, तो आसानी से इस प्रश्नों को हल किया जा सकता है। बुद्धि के संप्रत्यय को हम लोगों ने 3 वीडियो करके, यानी कि वीडियो 1, 2, 3 के तहत बुद्धि के पूरे कंसेप्ट को समझ लिया। अब आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अर्थात कर सकते हैं प्रश्नों को अगर सही तरीके से हल कीजिएगा तो और भी आपको सुविधा मिलेगी। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।